Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Abdul Majid Khan. Welcome to Noor Virtual Classes. We are studying homeostasis, second unit of biology. Dear students, last time we have discussed the role of kidney in urine formation or the process of urine formation, and we know that this is the main function of kidney. Urine formation is the main function of kidney, and it occurs in functional unit that is called nephron. किडनी में नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं. Over 1 million nephron each kidney में मौजूद होते हैं. A pair of kidney is present in our body. और इसमें क्या होता है? इसमें यूरिन फॉर्मेशन होती है. कैसे होती है? इट अकर्स इन 3 स्टेप्स. 3 स्टेप्स में ये होती है. प्रेशर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन. तो ये हम पढ़ चुके हैं. मैं क्विकली मूव थ्रू करूँगा, आपने पॉइंट ज़हन में रखने हैं. तो प्रेशर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है और ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है. तो प्रेशर फिल्ट्रेशन होती कैसे है और कहाँ पे होती है? प्रेशर फिल्ट्रेशन के लिए किडनी में ब्लड का आना ज़रूरी है. पहला पॉइंट ये है. और ब्लड कैसे आता है, पहले आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि रीनल आर्टरी ब्लड लेके आती है और रीनल आर्टरी डिवाइड हो जाती है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ में, ग्लोमेरुलस में. ग्लोमेरुलस जो कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है, रीनल आर्टरी उसमें डिवाइड हो जाती है और ब्लड इससे पास होता है. फिर आपने बताना है कि ग्लोमेरुलस से पहले एफरेंट आर्टीरियोल इसको हम कहते हैं, और ग्लोमेरुलस के बाद जो आर्टीरियोल है उसको ईफेरेंट हम कहते हैं. अब ग्लोमेरुलस तक ब्लड आ गया, ग्लोमेरुलस तक ये आर्टरी आर्टीरियोल में डिवाइड हुई. यहाँ ये ग्लोमेरुलस है, अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. यहाँ से ब्लड आउट होगा ग्लोमेरुलस. अब ग्लोमेरुलस में जब ब्लड आ गया, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी. अब इस फिल्ट्रेशन को हम प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं. फिल्ट्रेशन क्या होती है? मटेरियल्स जब सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि डिफरेंट मटेरियल्स को हम जब सेपरेट करते हैं, इसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं. अब चूँकि ये प्रेशर की वजह से होता है, आप देखें आर्टीरियोल्स का साइज़ छोटा, कैपिलरीज़ का उससे भी छोटा एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज़. तो डेफिनेटली यहाँ पे लेस डायमीटर की वजह से प्रेशर बनेगा. और एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर थोड़ा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू ईफेरेंट आर्टीरियोल. तो इसका लेस डायमीटर होता है, तो ब्लड पास होने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप होता है. इसीलिए तो इसको हम प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं, जो कि ग्लोमेरुलस में होती है. यानी कि ब्लड से डिफरेंट मटेरियल्स फिल्टर आउट होते हैं. तो ब्लड कैपिलरीज़ की वॉल थिन होती है. यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज़ की वॉल थिन होती है और पोरस होती है, जिससे डिफरेंट मटेरियल्स ईजीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं. लेकिन क्वेश्चन बनता है कि ब्लड सेल्स और दूसरी चीज़ें क्यों नहीं फ़िल्टर होती? उनका साइज़ बड़ा होता है और वो फ़िल्टर आउट नहीं हो सकते. ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, साल्ट्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, यूरिया, इनका मॉलिक्यूलर वेट छोटा होता है, इसीलिए ये इजीली फ़िल्टर आउट हो जाते हैं. तो पहला पॉइंट कि ब्लड कैसे आया ग्लोमेरुलस तक, फिर वहाँ पे प्रेशर फिल्ट्रेशन होगी, आपने इसको एक्सप्लेन करना है. ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर और लेस डायमीटर ऑफ कैपिलरीज़, इन 2 रीज़न्स की वजह से फिल्ट्रेशन होगी. इसीलिए तो हम इसको प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं. फिर फिल्ट्रेशन में क्या होगा? मटेरियल्स फ़िल्टर आउट होंगे ब्लड से रीनल ट्यूब्यूल्स में मटेरियल्स फ़िल्टर आउट होंगे. ये तो फिल्ट्रेशन आ गई.
अब जो फ़िल्टर आउट मटेरियल्स हैं उनको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, क्योंकि ये ग्लोमेरुलर से फ़िल्टर हुए हैं इसीलिए इनको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया। इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें वाटर है, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, साल्ट्स, आयंस, हार्मोन्स, वाइटामिन और डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट, ये फ़िल्टर आउट होके ब्लड से ग्लोमेरुलस से रीनल ट्यूब्यूल्स में आ जाएंगे। अब इसको हम क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। फर्स्ट पॉइंट, ब्लड की मूवमेंट किडनी में, फिर वहाँ पे प्रेशर फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का बनना। फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है इसको आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। फिर आ जाता है रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि जो चीज़ें फ़िल्टर हुई वो दोबारा एब्जॉर्ब होंगी। जिनको ब्लड से निकाला गया उनको दोबारा ब्लड में शामिल किया जाएगा, तो इसको हम रीएब्जॉर्प्शन कहेंगे। और ये चूँकि ट्यूब्यूल से होता है, रीनल ट्यूब्यूल से, तो इसीलिए इसको हम ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। रीनल ट्यूब्यूल से ब्लड कैपिलरीज में यूज़फुल मटेरियल्स, सारे नहीं, जो फ़िल्टर हुए वो सारे के सारे नहीं, बल्कि उसमें से यूज़फुल मटेरियल्स रीएब्जॉर्ब होंगे। 125 ml फिल्ट्रेट बनता है जिसमें से 124 ml रीएब्जॉर्ब हो जाता है और 1 ml बच जाता है, और वो आखिर में फिर क्या कहलाता है? यूरिन। वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो बच जाता है उसको हम यूरिन कहते हैं। अब इस रीएब्जॉर्प्शन में रीनल ट्यूब्यूल की हमने बात की, डिफरेंट सेक्शंस हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, उनका क्या रोल है? जो प्रॉक्सिमल सेक्शन है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पे 80% वाटर यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब होता है और 20% बाकी दो में रीएब्जॉर्ब होता है। अब इस 80% में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? वेरी यूज़फुल मटेरियल्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, हार्मोन्स, वाटर, साल्ट्स एंड वाइटामिन्स, ये चीज़ें यहीं पे पहले सेगमेंट में रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं, इस सेगमेंट में रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। फिर आप देखें दूसरा जो मिडल सेक्शन है, लूप ऑफ हेनले, इसका डायमीटर भी लेस है, तो इससे पैसेज के दौरान वाटर और डिफरेंट आयंस, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ये डिफरेंट आयंस। अब ये असेंडिंग लिम्ब है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है। डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर और असेंडिंग लिम्ब से डिफरेंट साल्ट्स इस ट्यूब से निकल जाते हैं और ब्लड कैपिलरीज में शामिल हो जाते हैं। फिर जो तीसरा सेगमेंट, लास्ट पोर्शन है नेफ्रॉन का, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसके अंदर क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब होता है और इसको कंट्रोल कौन करता है? एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कंट्रोल करता है। इसको आगे हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कैसे कंट्रोल करता है। फिर थर्ड स्टेप में हमने देखा ट्यूबुलर सिक्रीशन, यानी कि जो रीएब्जॉर्ब हुई ब्लड के अंदर, जो चीज़ें शामिल हुई इस ब्लड के अंदर यहाँ से, अब वो चीज़ें दोबारा सिक्रीट की जाएंगी ब्लड से, या जो चीज़ें बच गई, फ़िल्टर ना हो सकी, वो आके यहाँ से ब्लड कैपिलरी से सिक्रीट हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी और इन ट्यूब्यूल्स में आके शामिल हो जाएंगी। कैसे? बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? जिसमें बॉडी एनर्जी यूज़ करे, इन विच एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड, द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विच एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड टू ट्रांसफ़र मटीरियल्स। तो ब्लड कैपिलरी से डिफरेंट मटीरियल्स या वेस्ट लाइक साल्ट, हाइड्रोजन आयंस एंड यूरिया, इनको सिक्रीट किया जाता है ब्लड कैपिलरी से, और ये सिक्रीशन के बाद रीनल ट्यूब्यूल में शामिल हो जाते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में शामिल हो जाते हैं, और ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कोलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। कोलेक्टिंग डक्ट से रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस बेस है यूरेटर की, और यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब के ज़रिए बॉडी से बाहर
और ये जो यूरिन होता है इसमें 90% वाटर होता है और बाकी 10% यूरिया, यूरिक एसिड और दूसरे कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स क्लियर हो गया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपने बार बार देखना है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आपने ज़रूर पूछना है। अब हम तो होम्योस्टैसिस पढ़ रहे हैं, यानी कि कंट्रोलिंग इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस। इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस को कांस्टेंट रेट पे रखना। तो चूँकि हम किडनी का रोल, किडनी का फंक्शन देख चुके हैं, अब हमें समझना आसान होगा एक्सक्रीशन कैसे होती है। एक एस्पेक्ट हम देख चुके, किडनी के रोल के साथ साथ हम एक फंक्शन देख चुके एक्सक्रीशन। तो हम कह सकते हैं कि रोल ऑफ किडनी एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, आप ये सारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन तीनों स्टेप्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन, सिर्फ ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन पूछा गया है, एक्सक्रीशन का आपसे नहीं पूछा गया, तो आप इसको फिर इस तरह डिफ़ाइन करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन को पहले हम डिफ़ाइन करेंगे, इट इज़ द कंट्रोल ऑफ वाटर एंड साल्ट इन ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर साल्ट और वाटर का जो बैलेंस है उसको कांस्टेंट रखना, या बॉडी के अंदर वाटर का बैलेंस कंट्रोल में रखना, एक कांस्टेंट स्टेट में रखना। इस प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस कंट्रोल कौन करता है? हमने स्किन को भी देखा किसी हद तक, लेकिन मेनली कौन कंट्रोल करता है? किडनी कंट्रोल करता है। So kidney act as osmoregulatory organ, not only excretory organ but osmoregulatory organ, as it keep blood concentration at constant rate। यानी कि किडनी ना सिर्फ एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे काम करता है, ब्लड से डिफरेंट मटेरियल्स को एक्सक्रीट करवाता है, बल्कि वाटर को भी एक ख़ास लेवल पे रखता है। कैसे रखता है डिटेल में हम देखते हैं, मैकेनिज़्म देखते हैं, तरीका देखते हैं कि कैसे कांस्टेंट रेट पे रखता है वाटर को हमारी बॉडी के अंदर किडनी। तो पॉइंट वाइज हम देखेंगे, इन पॉइंट्स को ही आप जहन में रखेंगे, जिससे आपको ये टॉपिक इजीली जहन में रहेगा। अब सबसे पहला जो कंडीशन है उसको हम डिस्कस करते हैं कि लेस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रीनल कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। रीनल ट्यूब्यूल से जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो वाटर को लेस रीएब्जॉर्ब करेंगे। यहाँ पे हो सकता है फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स, ब्लड कैपिलरीज में जो वाटर रीएब्जॉर्ब होगा, यानी कि एक तो फिल्टर हुआ, ग्लोमेरुलस में फिल्टर हुआ, अब वही वाटर रीएब्जॉर्ब होगा। अगर लेस रीएब्जॉर्प्शन होगी वाटर की ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज कम वाटर रीएब्जॉर्ब करेंगे। तो कब करेंगे और कैसे करेंगे? तो वाटर जब ब्लड में ज़्यादा होगा, if the amount of water in blood is in excess, ठीक है, ज़्यादा होगा, then water reabsorption by capillaries, by blood capillaries will be decreased, by blood capillaries will be less or decreased, वाटर रीएब्जॉर्प्शन कम होगी। ब्लड में वाटर ज़्यादा है, इफ़ वाटर इन ब्लड इज़ इन एक्सेस देन वाटर रीएब्जॉर्प्शन बाय ब्लड कैपिलरीज विल बी लेस। अगर वाटर एब्जॉर्प्शन लेस होगी तो इसका मतलब क्या हुआ? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से वाटर कम रीएब्जॉर्ब हो रहा है ब्लड कैपिलरीज में रीनल ट्यूब्यूल से,
कम वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है तो इसका मतलब है मोर यूरिन विल बी फॉर्म्ड, यूरिन ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा यूरिन बन के कोलेक्टिंग डक्ट के थ्रू पास होगा, क्योंकि वाटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से कम रीएब्जॉर्ब हुआ। अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, मोर वाटर रीएब्जॉर्प्शन बाय ब्लड कैपिलरीज। पहली कंडीशन हमने क्या देखी कि इन कैपिलरीज ने क्या किया, इन कैपिलरीज ने कम वाटर इन ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स में से रीएब्जॉर्ब किया। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे कि इन रीनल ट्यूब्यूल्स में से ब्लड कैपिलरीज ने मोर वाटर, ज़्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब किया, यानी कि आगे कम वाटर जाने दिया, ज़्यादा रीएब्जॉर्ब किया। तो ये कब होगा, जब व्हेन वाटर इन ब्लड, जब वाटर की कंसंट्रेशन ब्लड में डिक्रीज़ होगी, इज़ लेस, द अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड इज़ लेस, तब क्या होगा, मोर वाटर विल बी रीएब्जॉर्ब बाय ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड है उसमें ज़्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। किस लिए होगी, टू मेंटेन द वाटर बैलेंस इन द बॉडी, इन द ब्लड, वाटर लेवल को ब्लड में कांस्टेंट पे रखना, इक्विलिब्रियम स्टेट में रखना, ठीक है। तो इसलिए वाटर रीएब्जॉर्प्शन ब्लड कैपिलरीज ज़्यादा कर देंगी फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स। जो नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स हैं उनमें जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसमें से रीएब्जॉर्प्शन वाटर की इंक्रीज़ हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब दोनों सिनेरियोज, दोनों कंडीशंस हमने देख ली कि ब्लड के अंदर अगर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो तब क्या होगा, और वाटर की कंसंट्रेशन अगर ब्लड के अंदर कम होगी, बॉडी के अंदर कम होगी तो तब क्या होगा। अगर ज़्यादा होगी तो रीएब्जॉर्प्शन कम होगी, ज़्यादा यूरिन बनेगी। अगर कम होगी कंसंट्रेशन वाटर की ब्लड में तो रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी और यूरिन कम बनेगा, और इस तरह वाटर का बैलेंस भी ब्लड में मेंटेन रहेगा। लेस यूरिन विल बी फॉर्म्ड, लेस यूरिन will be formed. Now, this process is controlled by a hormone called ADH, antidiuretic hormone. It is secreted by pituitary gland. हमारे ब्रेन के नीचे एक ग्लैंड होता है, ग्लैंड जो कोई भी केमिकल सिक्रीट करे, so it is a chemical messenger called antidiuretic hormone. तो ये मैसेंजर का काम करता है, इसीलिए इसको हम हार्मोन कहते हैं। इन नेक्स्ट यूनिट दैट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वी विल डिस्कस इन डिटेल ऑल द ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय देम। तो हम देखेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। तो अभी के लिए आपने एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का फंक्शन देखना है। इट कंट्रोल्स वाटर रीएब्जॉर्प्शन। एडीएच क्या करता है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। वाटर रीएब्जॉर्प्शन कम करनी है या ज़्यादा करनी है, कम या ज़्यादा करनी है, इसको कंट्रोल कौन करता है, एडीएच करता है। आपने एक्सप्लेन कर दिया कि वाटर ब्लड में ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन कम होगी, वाटर ब्लड में कम है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। क्यों होगी, वजह क्या है, कौन करेगा, अब वो पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम्स में भी आपने ऐसे ही लिखना है, तो ये तीनों पॉइंट्स क्लियर करने हैं। अब जब वाटर शॉर्टेज होती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा एडीएच सिक्रीट करता है, मोर एडीएच सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड व्हेन वाटर इज़ शॉर्ट और लेस इन ब्लड, मोर एडीएच इज़ सिक्रेटेड बाय pituitary gland. So more water will be reabsorbed and less urine will be formed. More water will be reabsorbed and less urine
will be formed if ADH is secreted more. ADH ज़्यादा secrete होगा तो water reabsorption ज़्यादा हो जाएगी, लेस यूरिन फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे आप देखें, ये जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, जब ADH आएगा ब्लड में, ब्लड से इन ट्यूब्यूल्स में आएगा दूसरे मटेरियल्स के साथ, तो ADH एक केमिकल मैसेंजर है। तो यहाँ पे ख़ास सेल्स होंगे जो कि इस मैसेंजर को देखते ही इन रीनल ट्यूब्यूल्स में जो पोर्स हैं ये ज़्यादा पोरस हो जाएगा, पोरीफ्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, पोर्स ज़्यादा बन जाएंगे इस ट्यूब्यूल में, जिससे पानी ज़्यादा रिलीज़ होगा और कैपिलरीज़ जो यहाँ पे बहुत सारी मौजूद हैं इनमें पानी शामिल हो जाएगा, यानी कि रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी वाटर की। अब अगर वाटर ज़्यादा है तो लेस ADH सिक्रीट होगा या फिर बिल्कुल सिक्रीट नहीं होगा। अब अगर लेस ADH सिक्रीट होगा तो पोरीफ्रेशन कम हो जाएगी और अमाउंट ऑफ वाटर ट्यूब्यूल से बाहर नहीं निकल सकेगी, पोरीफ्रेशन पोर्स वगैरह इन ट्यूब्यूल्स में कम हो जाएगी, तो अमाउंट ऑफ वाटर एस्केप नहीं कर सकेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यूरिन में बाहर निकल जाएगा, मोर यूरिन विल बी फॉर्म्ड। तो इस तरह ADH हार्मोन जो है वो कंट्रोल करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने किडनी का रोल देखा ऑस्मो रेगुलेशन में। तो इसमें हमने ऑस्मो रेगुलेशन को दोबारा डिस्कस किया कि व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन, द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट या वाटर एंड सोल्यूट लेवल इन बॉडी और ब्लड एट कांस्टेंट रेट इज़ कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। और इसको कौन कंट्रोल करता है? मेनली किडनी कंट्रोल करता है। हमने स्किन को भी एज ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन देखा था, बट उसका सेकेंडरी रोल है, उसका मेन रोल नहीं है, बट किडनी का मेन रोल है इन ऑस्मो रेगुलेशन। सो किडनी का एक्सक्रीटरी फंक्शन भी हमने देखा, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में या रोल ऑफ किडनी इन यूरिन फॉर्मेशन, वो एक एक्सक्रीटरी रोल था। और आज हमने ऑस्मो रेगुलेटरी रोल देखा किडनी का। तो उसमें हमने क्या देखा? मैकेनिज़्म देखा, किडनी कैसे रेगुलेट करता है वाटर के बैलेंस को। ऑस्मो मीन वाटर, रीनल मीन किडनी, ये टर्मिनोलॉजीज़ आपने जहन में रखनी है। अब जहाँ पे डर्म या डर्मा, तो वो रिलेटेड टू स्किन है, रीनल इज़ रिलेटेड टू किडनी, ऑस्मो मीन्स वाटर, थर्मो टेम्परेचर, तो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ आपने जहन में रखनी है। तो किडनी कैसे कंट्रोल करता है वाटर के बैलेंस को? अगर वाटर ब्लड में ज़्यादा है तो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन बाय किडनी, बाय नेफ्रॉन, बाय ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग रीनल ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि एंटी डाययूरेटिक पिट्यूटरी ग्लैंड कम सिक्रीट करेगा, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्यों कम सिक्रीट करेगा ADH को? क्योंकि ब्लड के अंदर वाटर ज़्यादा है और पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सेल्स हैं या ब्रेन उसको सिग्नल करता है कि यानी कि सिग्नल नहीं भेजते उस टाइम जब कम हो जाता है वाटर का बैलेंस ब्लड में, तो एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है और वो ADH सिक्रीट करता है, जिससे वाटर की रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा वाटर कंजर्व रहता है बॉडी में और यूरिन फॉर्मेशन कम हो जाती है। जबकि इसके बरक्स अगर कंडीशंस नॉर्मल है, नो सिग्नल्स विल बी सेंट टू पिट्यूटरी ग्लैंड एंड लेस antidiuretic hormone will be secreted and less water will be reabsorbed, so more urine will be formed। तो ये आज हमने देखा। तो आपकी यही असाइनमेंट है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन, नॉट इन यूरिन फॉर्मेशन, नॉट इन एक्सक्रीशन, बट डिस्क्राइब द रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन। यही जो आज हमने डिस्कस किया और इसको आपने
2 स्टेप्स में लिख लेना है और 3 स्टेप्स में भी आप इसको लिख सकते हैं कि पहले आप इस मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन करें, फिर इसको, और फिर एडीएच का अलग से रोल एक्सप्लेन करें। नोट से आपने हेल्प ले लेनी है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।